हाय डियर, दिस इज रवि ऑन द स्क्रीन। और आज हम आप लोगों को लिए चलते हैं इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे एक बहुत बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन जो हम लोग अपने प्राइमरी स्टेज से और हायर स्टेज तक जिसके बारे में हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जिससे संबंधित भिन्न भिन्न तरह का कंट्रोवर्सी हमारे माइंड में रन करते हुए रहता है, आज उसी पे हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमारा जो चैप्टर है माय डियर वो है टेंस। हम लोगों को पता है हम किसी भी प्रकार का सेंटेंस का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेंटेंस को जब हम फ्रेम करना शुरू करते हैं तो उसका एक टाइमिंग होता है और उस टाइमिंग का फीलिंग और जो एक्शन होते रहता है, तो उस एक्शन का फॉर्मेशन विथ टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, हम उसी को टेंस कहते हैं। मतलब टेंस जो है फॉर्मेशन ऑफ एक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब है अकॉर्डिंग टू टाइम, एज पर द टाइम। समय के अनुसार जो किसी एक्शन का, किसी काम का जो फॉर्मेशन है उसी को माय डियर टेंस जानते हैं। तो टेंस हम लोग जो चौथे, पांचवें, छठे क्लास से जो शुरू करते हैं वो हम लोग इंटर तक चले जाते हैं पढ़ते हुए, फिर भी वो कॉम्प्लिकेशन, फिर भी वो जटिलता रही जाती है। ऐसा क्या चीज है टेंस में जो हम लोगों को समझ में नहीं आती है? मेरे समझ से तो टेंस सबसे आसान चैप्टर दिखता है जो हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का, यदि सबसे कोई आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो वो है टेंस। आइए, मैं वादा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन ये मैं वादा करता हूं 100% जो केवल एक बार हमारी बातों को और इस वीडियो को देख लेंगे, फिगर आउट को देखेंगे, फिगर से समझने की कोशिश करेंगे, तो 100% आप टेंस को समझेंगे। और वो आज के लिए नहीं, पूरे लाइफ टाइम आप टेंस को नहीं भूलेंगे। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे दावा है। आइए, चैप्टर टेंस। तो माय डियर, हमें पता है कि टेंस, मैं ऑलरेडी आप लोगों के समक्ष चर्चा कर चुका हूं कि टाइम और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन, कार्य एवं समय की जो कॉम्बिनेशन है, हम उसी को टेंस कहते हैं। कोई आपसे यदि पूछ देता है हाउ टू डिफाइन टेंस, टेंस को डिफाइन कैसे करें, तो आप बोल सकते हैं द चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब और एक्शन। किसी वर्ब या एक्शन के फॉर्मेशन में चेंज, परिवर्तन, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, इज कॉल्ड टेंस। उसी को टेंस बोलेंगे। माय डियर, देखिए यहां हमारा 4 कॉलम बना हुआ है। यदि हम रो वाइज में, कॉलम वाइज में, दोनों ही हिसाब से देखते हैं तो 4 कॉलम हमारा बना हुआ है, 4 बॉक्स बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल में हमारा जो सबसे फर्स्ट जो छोटा बॉक्स जो बना हुआ है, ये बॉक्स हमें रिप्रेजेंट करा रहा है टाइम को और एक्शन को। टाइम कौन है? तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ये क्या है? टाइम है। अब एक्शन कौन है? देखिए एरो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन जो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब एक्शन के 4 विभाग हुए और टाइम का 3 विभाग हुआ। समय 3 प्रकार का हो गया। पास्ट का टाइम जो लॉस्ट हो चुका है, जो फिनिश्ड हो चुका है, जो ओवर हो चुका है, जो बीत चुका है। और हमारा सेकेंड जो टाइम है वो है प्रेजेंट टाइम, दैट इज रनिंग, जो रन कर रहा है, जो भी हमारे आंखों के सामने है, जिसमें हम लोग अपने लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं, दैट्स गोइंग ऑन, जो चल रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम है माय डियर। और नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर का टाइम, जिसके बारे में शून्यता है, जिसके बारे में कोई एंटिसिपेशन, कोई केवल इमेजिनेशन है, परंतु कोई क्लियरेंस नहीं है, कुछ पता नहीं है, शून्य है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर का टाइम। ध्यान दीजिए, टाइम को रिप्रेजेंट हम आप लोगों के बीच समय को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया हूं। देखिए पास्ट का जो टाइम है, पास्ट का जो माय डियर कॉलम है, वो हमारा इस बॉक्स से लेकर और यहां तक है, जिसमें डॉट 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 ये हमारा क्रॉस का फिगर दिखा रहा है। क्रॉस का फिगर हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा टाइम जो है माय डियर वो एंड हो चुका है, वो हमारे पास नहीं है, फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा दिखा रहा है ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल फिगर जो जा रहा है, जो वर्टिक्स बनाते हुए, ये इस बात को दिखा रहा है। देखिए यहां पे जो हमारा इस फिगर का, इस सिंबल का जो कलर है रेड है, खतरा जो निकल चुका, समाप्त हो चुका। यहां जो फिगर है माय डियर हमारा ग्रीन है, भविष्य
के बारे में तो कोई नहीं, लेकिन वर्तमान सब लोग चाहता है कि हमारा हरा भरा हो, अच्छे तरीके से चले, इसलिए इसका फिगर हरा भरा दिया हुआ है। और देखिए इस फिगर में लाइन को ऊपर नीचे करके दिखाया गया है, मतलब यह आपसे रिप्रेजेंट करने का, यह आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। जीवन संघर्षों से भरी पड़ी है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है। देखिए यहां ये जो समय है उतार चढ़ाव को दिखा रहा है। उतार चढ़ाव कब होगा? जो वर्तमान की स्थिति होगी। मतलब ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम हमारा पूरा वर्तमान को दिखा रहा है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है माय डियर फ्यूचर, डॉट 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 है, और जो हमारा डॉट डॉट क्या दिखा रहा है? शून्यता को दिखा रहा है। शून्य जिसके बारे में कोई पता नहीं है, लापता है, जिसके बारे में हम केवल इमेजिनेशन कर रहे हैं, परंतु क्या होगा इसके प्रति हम असर्टेन नहीं है, तो हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए ये जो कॉलम है माय डियर पूरा हमारा वर्टिकल, ये कॉलम हमारा पास्ट का है, ये कॉलम हमारा प्रेजेंट का है, और जो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है ये जो हमारा है ये हमारा क्या है? फ्यूचर का है। ध्यान रहे सभी लोगों को पता है कि प्रेजेंट जो हमारा टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ध्यान रहे जितने भी टेंस हैं, मींस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जितने कहें तो 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों की 4-4 परिपाटियां हैं, 4-4 विभाग हैं। वो कौन है? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब पास्ट का भी 4 पार्ट होगा, मतलब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की जब बातें करें तो फ्यूचर का इंडिफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर की परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो किसी भी टेंस का ये जो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो है सब का ये 4-4 पार्ट है जो उसके सामने है। अब ये जो कॉलम है माय डियर, यदि जो अगर हम क्या चलते हैं हॉरिजॉन्टली, यदि चलते हैं तो हॉरिजॉन्टली हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ये सिंपल का कॉलम है, उसी को हम इंडिफिनिट एक्शन बोलते हैं या सिंपल एक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉलम पास्ट के सामने पास्ट इंडिफिनिट का कॉलम है, सेकेंड प्रेजेंट के सामने है प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनिट। सेकेंड कॉलम जो है माय डियर हॉरिजॉन्टल, वो हमारा कंटिन्यूअस का है। इसी को कंटिन्यूअस को ही किसी किसी किताबों में प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, या उसी को इम्परफेक्ट एक्शन भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। मतलब यदि किसी किताबों में, किसी एक्सप्लेनेशन में, कहीं किसी भी जगह पे कोई डिस्कशन में आपको इम्परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस सुनने के लिए मिलता है, उससे आपको कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है, सब एक ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो कॉलम है माय डियर हमारा हॉरिजॉन्टल, ये किस चीज को दिखा रहा है? कंटिन्यूअस एक्शन को दिखा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो हमारा कॉलम है जो हॉरिजॉन्टली थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा परफेक्ट को दिखा रहा है माय डियर। तो परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां हमारा क्या प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इस जगह पे देखते हैं यदि फ्यूचर का तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए अब हम यदि किसी भी, बहुत सारे लोग हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी है, हिंदी भाषी लोग हैं, तो हम किसी भी प्रकार का हिंदी के वाक्यों को देखते हैं, हिंदी के किसी भी प्रकार के वाक्यों को देखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही कैसे जान जाएंगे कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के एक्शन का है, फ्यूचर के या प्रेजेंट के या पास्ट के टेंस का है। तो ध्यान दीजिए माय डियर, यदि किसी भी वाक्य के लास्ट में था, थे, थी लगा हुआ देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस, ये वाक्य हमारा पास्ट का है। नेक्स्ट यदि हैं, हूं या है देखते हैं तो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट की टाइमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि गा गे गी देख लेते हैं तब समझ जाएंगे माय डियर
कि वो फ्यूचर टाइमिंग को रिप्रेजेंट करने वाला सेंटेंस है। अब कह रहा है कि टाइमिंग तो हम समझ जाएंगे कि गा गे गी रहेगा तो फ्यूचर टाइमिंग, है रहेगा तो प्रेजेंट की टाइमिंग, था रहेगा तो पास्ट का टाइमिंग, परंतु उसका हम एक्शन को कैसे समझेंगे? ध्यान रहे माय डियर, जैसे ही किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती, किसी सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती लगा हुआ रहेगा तो क्लियर हो जाएगा कि वो सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल का है या इंडिफिनिट का है। जैसे ही रहा रहे रही लगा हुआ रहेगा किसी भी वाक्य में, वो समझ जाएंगे कि कंटिन्यूअस एक्शन का सेंटेंस है। चुका चुके चुकी या ये ई लगा हुआ रहे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि वो जो सेंटेंस है हमारा परफेक्ट एक्शन का सेंटेंस है। रहा रहे रही के साथ यदि समय दिया हुआ रहे प्लस टाइम उसमें यदि जुड़ा हुआ हो, इंक्लूडिंग हो, तो हम समझ जाएंगे कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन का वो सेंटेंस है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि हम कैसे जानेंगे कि ये पास्ट का इंडिफिनिट है, कि पास्ट का कंटिन्यूअस है, कि पास्ट का परफेक्ट है? तो मैं अभी टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्शन की बात कर रहा हूं। जैसे तातेती है तो मतलब इंडिफिनिट का एक्शन है, रहा रहे रही तो वो किस चीज का एक्शन होगा, तो हमारा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, कंटिन्यूअस एक्शन का सेंटेंस हो जाएगा। चुका चुके चुकी हो जाएगा तो परफेक्ट एक्शन का सेंटेंस रहेगा। रहा रहे रही प्लस टाइम होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन का वो होगा। अब ध्यान देने वाली जो बात है वो यह है कि ता ते ती के साथ यदि था रहेगा, मतलब ता था ती थी ते थे तो पास्ट इंडिफिनिट, ता है ती है ते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और यहां पे जो है हमारा माय डियर ताते ती है यहां इंक्लूड नहीं होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए सिंपल फ्यूचर में ताते ती इंक्लूड नहीं होगा, डायरेक्ट गा आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। डायरेक्ट गागेगी रहेगा हम उसको फ्यूचर इंडिफिनिट समझेंगे। ध्यान दीजिए, हमें पता है कि जैसे ही सेंटेंस के लास्ट में रहा रहे रही है मतलब वो कंटिन्यूअस एक्शन है, परंतु रहा रहे रही के साथ था जुट गया तब और कंफर्म हो जाएगा कंटिन्यूअस तो है परंतु ये पास्ट की कंटिन्यूअस है। परंतु यदि रहा रहे के साथ यदि रहा है, रही है, रहे हो ऐसा जुट जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट की कंटिन्यूअस है। रहा के साथ गागेगी जुट जाएगा मतलब रहेगा रहेगी रहेंगे, तब हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर की कंटिन्यूअस है। अब ठीक उसी तरह से है चुका चुके चुकी या ये ई, तो चुका था चुकी थी चुके थे, पास्ट का परफेक्ट, परफेक्ट का है कॉलम लेकिन पास्ट का था हो गया। प्रेजेंट में देखिए चुका चुके चुकी या ये ई है परंतु है होना चाहिए, मतलब चुका है चुकी है चुके हैं, या है ये हैं, तो हमारा हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। अब चुका के साथ गा लग जाएगा, चुकेगा चुकेगी चुकेंगे, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, तो हम कंफर्म हो जाएगा कि फ्यूचर का परफेक्ट है। अब रहा है रही है प्लस टाइम, रहा के साथ समय जुड़ा हुआ हो, मतलब रहा था रही थी रहे थे प्लस समय दिया हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा है रही है रहे हैं प्लस टाइम दिया हुआ हो तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहेगा रहेगी रहेंगे प्लस टाइम दिया हुआ हो तो माय डियर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ये तो है कि हम हिंदी के सेंटेंस को पहचान गए कि हमारा इस टेंस का है, लेकिन किसी अंग्रेजी के सेंटेंस को देख रहे हैं, किसी भी इंग्लिश के वाक्य को देख करके, सेंटेंस को देख करके हम डायरेक्ट कैसे पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये मेरा प्रेजेंट का है, पास्ट का है और फ्यूचर का है। प्रेजेंट का भी है तो कौन से फॉर्म का है, कौन से एक्शन का है। तो ध्यान रहे माय डियर, यदि किसी भी सेंटेंस में वॉज डिड लगा हुआ आप देखते हैं, वॉज लगा हुआ देखते हैं, वर लगा हुआ देखते हैं या हैड लगा हुआ देखते हैं, तो वो सेंटेंस पास्ट का होगा। कन्फर्मली जान जाइए, यदि किसी भी वाक्य में डिड, वॉज, वर या हैड लगा हुआ देख लिए तो वो सेंटेंस पास्ट का होगा। किसी भी वाक्य में माय डियर यदि आप इज, आर, एम, हैज, हैव, डू या डज देख लिए तो वो सेंटेंस हमारा क्या चीज हो जाएगा, प्रेजेंट का हो जाएगा। और यदि किसी वाक्य में आप शैल या विल देखते हैं तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर के टाइम को डिनोट करने वाला सेंटेंस होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ठीक है, मैं देख लिया कि डिड लगा हुआ है किसी सेंटेंस में, या वॉज है या हैड है, तो फिर हम कैसे जानेंगे? पास्ट का तो जान गया, लेकिन पास्ट में कौन? पास्ट में भी तो चार है,
पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान रहे माय डियर, जैसे ही डिड देखेंगे तो हम समझ जाएंगे पास्ट का इंडिफिनिट। जैसे ही वाज वेयर प्लस वर्ब 4 देखेंगे तो पास्ट का कंटिन्यूअस जानेंगे। हैड प्लस वर्ब 3 देखेंगे तो पास्ट का परफेक्ट जान जाएंगे। देखिए परफेक्ट के सामने में है। जैसे ही हैड बीन प्लस V4 प्लस टाइम लगा हुआ रहेगा, हैड बीन प्लस V4 रहेगा, तो हम पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस जान जाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ही हमारा डू या डज लगा हुआ रहे और डू या डज के साथ डू डज लगा हुआ रहेगा तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। देखिए प्रेजेंट सामने में है और इंडिफिनिट का कॉलम में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। इज आर एम प्लस V4 हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट का तो है, लेकिन प्रेजेंट का कैसा है, तो कंटिन्यूअस वाला कॉलम में है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। हैज हैव देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे, देखिए प्रेजेंट का कॉलम में है और किसके सामने है, परफेक्ट का, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज बीन, हैज और हैव बीन देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखेंगे सेल विल के साथ डायरेक्ट केवल V1 है, सेल विल के साथ V1 है तो फ्यूचर का इंडिफिनिट। सेल बी विल बी के साथ V4 लगा हुआ रहेगा तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस जानेंगे। देखिए फ्यूचर की कंटिन्यूअस के कॉलम में है। सेल है विल है प्लस V3 हो जाएगा तो फ्यूचर का परफेक्ट फ्यूचर है और परफेक्ट है। सेल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V4 लगा हुआ रहेगा तो फ्यूचर में है, लेकिन सामने किसका है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फिगर आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा होगा कि हम कैसे सेंटेंस को डिवर्सिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, जो मेन चीज है, जो मेन इसकी जो बातें हैं, मेन फैक्ट्स है, मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूं। मेन फैक्ट्स पर ध्यान देना है। वो यह ध्यान देना है माय डियर, यहां इंडिफिनिट वाला कॉलम में जो एक अपवाद है, इसका मेन फैक्ट है, उसका ध्यान देना है। यह ध्यान देना है कि पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है और प्रेजेंट के इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज है और फ्यूचर का इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है। ध्यान दीजिए, सामान्य तौर पे पूरे टेंस में दो ही ऐसा एक्शन है, दो ही एक प्रकार का टेंस है, वो है पास्ट का इंडिफिनिट और प्रेजेंट का इंडिफिनिट, जहां पे बिना हेल्पिंग वर्ब का भी, अपने बिना हेल्पिंग वर्ब लिए ही सेंटेंस बन जाता है। ध्यान दीजिए, जब पास्ट का इंडिफिनिट हो और हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, डिड लगेगा, तो वर्ब का प्रथम रूप का, मेन वर्ब का प्रथम फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखिए यहां कैंसिल किया हुआ माय डियर, तब वर्ब का दूसरे फॉर्म का, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। परंतु प्रेजेंट में भी यह घटना घटती है, मतलब प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें लगाने की जरूरत, हेल्पिंग वर्ब कहें तो डू या डज लगाने की जरूरत नहीं होगी। और वैसे स्थिति में जब नहीं होगी तो आप वर्ब का प्रथम या वर्ब का पांचवा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब डू या डज लग गया तो हमेशा और हमेशा वर्ब का प्रथम फॉर्म का प्रयोग करेंगे, दूसरा कोई फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए, फ्यूचर में ये अपवाद नहीं है। फ्यूचर के इंडिफिनिट में हमेशा शैल विल लगेगा ही लगेगा, बिना शैल विल का फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं बनेगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, शैल विल लगेगा, वर्ब का प्रथम फॉर्म लगेगा। एक क्लू और है माय डियर, जो समझने वाली बात है। डायरेक्टली मान लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी नहीं है, मेन वर्ब की समझ है, तो केवल मेन वर्ब को देख करके भी, वाक्य में केवल मेन वर्ब को देख करके हम बता पाएंगे कि यह सेंटेंस हमारा कौन टेंस का है। तो ध्यान रखेंगे, यदि किसी भी वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या मेन वर्ब का पांचवें फॉर्म हम देखेंगे किसी भी वाक्य में, समझ जाएंगे, वो वाक्य हमको क्लियर कर देगा कि ये वाक्य हमारा इंडिफिनिट एक्शन का ही है, चाहे वो प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो, पास्ट का इंडिफिनिट हो या फ्यूचर का इंडिफिनिट हो, रहेगा इंडिफिनिट का ही। जैसे ही वर्ब का चौथा फॉर्म देखेंगे किसी भी वाक्य में, क्लियर हो जाएगा कि वो सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस एक्शन का है, दूसरा एक्शन में नहीं हो सकता है। हाँ, वो प्रेजेंट की कंटिन्यूअस हो सकती है, वो पास्ट की कंटिन्यूअस हो सकती है, या वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो सकता है। जैसे ही हम वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे वाक्य में, समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो हमारा है परफेक्ट एक्शन का है, चाहे प्रेजेंट की परफेक्ट, पास्ट की परफेक्ट या फ्यूचर की परफेक्ट। जैसे ही माय डियर हम वर्ब का चौथा फॉर्म और उसके साथ टाइम इंक्लूड हो, हमारा समय दिया हुआ हो, समझ जाएंगे कि परफेक्ट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट की परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप कहेंगे कि ठीक है, इस वर्ब को देख करके तो हम जान गए कि ये हमारा इंडेफिनिट एक्शन है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन अब ये कैसे क्लियर करें कि हमारा ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो ध्यान दें माय डियर, जैसे ही हम डिड के साथ V1 देख लेंगे तो हम क्या समझ जाएंगे कि पास्ट का इंडेफिनिट है। केवल V2 देखेंगे तो पास्ट का इंडेफिनिट जानेंगे। V1 देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ डू डज के साथ वर्ब 1 देख लेंगे तो वो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के साथ किसी भी वाक्य में केवल वर्ब का पहला या वर्ब का 5वां रूप देख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो वाक्य हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। शैल और विल के साथ यदि वर्ब 1 लगा हुआ रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट जान जाएंगे। अब है कि वर्ब 4 देखे तो हम समझ गए कि कंटिन्यूअस एक्शन है, लेकिन किसका कंटिन्यूअस? तो ध्यान देने वाली बात, वाज वेयर के साथ यदि V4 लगा हुआ है तो पास्ट की कंटिन्यूअस, इज आर एम के साथ हमारा V4 लगा हुआ देख लेंगे तो प्रेजेंट की कंटिन्यूअस, शैल बी विल बी के साथ V4 लगा हुआ रहेगा तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से वर्ब 3 जैसे ही देखेंगे तो समझ जाएंगे कि परफेक्ट एक्शन का है, तो हैड के साथ यदि V3 लगा हुआ रहेगा माय डियर, यदि हमारा हैड हेल्पिंग वर्ब हो और इसके साथ V3 लगा हुआ है तो पास्ट का परफेक्ट हो गया। हैज या हैव के साथ V3 लगा हुआ रहेगा तो हम प्रेजेंट का परफेक्ट समझेंगे। शैल हैव विल हैव के साथ यदि वर्ब 3 लगा हुआ रहेगा तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉलम में है, फ्यूचर परफेक्ट समझेंगे। नेक्स्ट, वर्ब 4 और टाइम किसी भी वाक्य में दोनों कुछ देख रहे हैं, परंतु अब हम उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे, कैसे उसको सेपरेट करेंगे कि ये कौन सा टाइमिंग का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ध्यान रहे, हैड बीन के साथ V4 प्लस टाइम लगा हुआ रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे। हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप प्लस समय दिया हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शैल हैव बीन विल हैव बीन के साथ V4 प्लस टाइम दिया हुआ रहेगा तब हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे। माय डियर, यहां V2, V3, V4 या V1 या V5 जो लिखा हुआ है इसमें कहीं कोई टेंशन, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं लेनी है। V1 का मतलब हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 का मतलब द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V4 द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें ing लगा हुआ रहता है, V5 मतलब द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें एस या es लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। अब मान लिए हम देख लिए, अब जान गए कि हमारा लिखा हुआ है था, मतलब मैं अंग्रेजी सीखता था, तो ये हमें पता हो गया कि हमारा था है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। माय डियर, मैं अंग्रेजी सीखता था, मैं अंग्रेजी सीख गया या मैं अंग्रेजी सीख चुका या मैं अंग्रेजी सीख लिया, एक ही बात है। सब में सीखने का काम फिनिश्ड हो चुका है, ओवर हो चुका है, काम वाइंड अप हो चुका है माय डियर, समय समाप्त हो गया है, वो समय बीती हुई है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे। परंतु यदि ता के साथ है हो गया, मतलब मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, ता के साथ हूं आ गया माय डियर, तो ये ता इंडेफिनिट है परंतु प्रेजेंट की इंडेफिनिट है। अब गा आ गया, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। अब देखिए यहां रहा के साथ था, मैं अंग्रेजी सीख रहा था, पास्ट की कंटिन्यूअस, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, देखिए रहा रह रही प्लस गा, तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया माय डियर। नेक्स्ट ध्यान देंगे, मैं अंग्रेजी सीख चुका था, मैं अंग्रेजी सीख लिया था, मैं अंग्रेजी सीख गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, पास्ट का परफेक्ट हो गया। चुका, चुके, चुकी जैसे ही होगा वो परफेक्ट होगा, था लग गया तो पास्ट हो गया, चुका, चुके, चुकी है तो परफेक्ट है लग गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। मतलब मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, मैं अंग्रेजी सीख लिया हूं या मैं अंग्रेजी सीख गया हूं, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब इसी तरह से उसी के साथ यदि चुका, चुके, चुकी या ये ई के साथ गा जुड़ जाएगा, मतलब मैं अंग्रेजी सीख चुका होऊंगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, माय डियर रहा था है और मैं बोला था समय दिया हुआ रहे, रहा था तो है ही, समय भी दिया हुआ है, तो ये हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि रहा था तो है ही और समय भी दिया हुआ है। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए चूंकि था जुड़ा हुआ है।
आगे देखते हैं, मैं सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, रहा है मतलब कंटिन्यूअस है, समय दिया हुआ है मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है जुटा हुआ है मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आगे देखते हैं, मैं 1 सप्ताह से अंग्रेजी सीखता रहूंगा, रहूंगा है मतलब कंटिन्यूअस है, समय दिया हुआ है माय डियर मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, गागेगी है मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। किसका परफेक्ट कंटिन्यूअस? तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि फ्यूचर में ही गागेगी होगा। तो ये फिगर आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर पा रहा होगा कि हमारा कौन सा टेंस, किस प्रकार का सेंटेंस हिंदी का या अंग्रेजी का कहां आएगा। डायरेक्ट देख करके आप पहचान सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है कौन सा टेंस का, कौन सा टाइमिंग का, किस एक्शन का सेंटेंस है। आइए हम किसी भी प्रकार का हिंदी का सेंटेंस देखते हैं और उसको हमें अंग्रेजी में टर्न करना है तो कैसे करें। तो माय डियर, अंग्रेजी का किसी भी प्रकार का वाक्य, अंग्रेजी के किसी भी प्रकार का वाक्य बनेगा, किसी भी प्रकार का सेंटेंस को यदि फ्रेम करना है, कंस्ट्रक्ट करना है तो यूनिवर्सल रूल है, एक ही रूल है, एक ही स्ट्रक्चर है माय डियर। ध्यान दें, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या, देखिए यहां पे लिखा हुआ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, मतलब अंग्रेजी के किसी भी प्रकार के वाक्यों के लिए यही रूल, यही नियम, यही कायदा, यही तरीका, इसी आइडियोलॉजी को, इसी स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे माय डियर, सब्जेक्ट को रखेंगे। वाक्य का सब्जेक्ट चाहे जो कोई भी हो, वाक्य का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन प्रोनाउन, अब चाहे वो जो फॉर्म में हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा, वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। उसके बाद मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब जिससे कुछ काम होना जाएगा, खाना पीना, रोना दौड़ना, जागना, गाना बजाना, लिखना पढ़ना, मुस्कुराना, हंसना, खड़ा होना, बैठना, सब हमारा मेन वर्ब है, एक्शन को डिनोट कर रहा है, काम को दिखा रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया। उसके बाद माय डियर ऑब्जेक्ट, जो काम हो रहा है या काम से जो हमारा अफेक्टेड हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड्स, और भी जो कुछ भी शब्द होंगे अब उन शब्दों को रख देंगे, उसी को दूसरे शब्दों में अदर वर्ड्स नहीं कह के आप कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है माय डियर। कोई भी सेंटेंस जो डेवलप होगा, हमारा कंस्ट्रक्ट होगा, उसमें इतना चीज मौजूद होगा एक परफेक्ट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। आप कहिएगा कि इंट्रोगेटिव में तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होगा, क्या इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्या मेन वर्ब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं रखा जा सकता है, सब कुछ यही रहेगा, उसकी फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। क्योंकि सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कर रहे हैं तो अब सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं हो के अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो वो सेंटेंस की बात है जो हम लोग सेंटेंस चैप्टर पढ़े हैं, सेंटेंस में हम लोग समझ सकते हैं। सेंटेंस का जब हम लोग जो वीडियो बनाए हैं उस सेंटेंस का वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं कि फिर भिन्न भिन्न तरह का सेंटेंस होता है, अलग अलग पैमानों पे, अलग अलग आधारों पे अलग अलग तरीके से सेंटेंस को विभाजित करते हैं। कैसे विभाजित करते हैं, सेंटेंस का क्या पहचान है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, वहां पे हम लोग समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बारी बारी से आप तमाम ये जितने भी प्रकार का यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, अब आपको उस तमाम सेंटेंस को मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। इसी स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा सेंटेंस माय डियर मेरा बन जाएगा। एक जो मेन पॉइंट है, जो मूल रूल है, जो मेन जो हमारा फैक्ट है टेंस का, देखिए वो आपके समझ में प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मेरा माय डियर, मैं अंग्रेजी सीखता था या सीख गया था, तो ये या सीख चुका, ये हमारा पास्ट का इंडिफिनिट है। पास्ट का इंडिफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो हमें पता है कि पास्ट का इंडिफिनिट और प्रेजेंट का इंडिफिनिट का अफर्मेटिव ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो सब्जेक्ट क्या है माय डियर, आई, तो आई लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब यहां डिड लगेगा नहीं, चूंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें केवल डिड लगता है, डिड लगेगा नहीं। और जब डिड नहीं लगेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो वर्ब हमारा सीखना है, तो सीखना का के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, लर्नड। क्या सीखे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है माय डियर, इंग्लिश, तो आप लिख देंगे इंग्लिश, आई लर्नड इंग्लिश। अब है मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो यहां भी आप आई लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, तो आई के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आई वी, जो हमारा फर्स्ट पर्सन का दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल, आई सिंगुलर हो गया और वी प्लूरल हो गया। सेकंड पर्सन में हमारा यू आएगा, उसके लिए भी वर्ब का पहला रूप का ही प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन का जो हमारा प्लूरल है, जैसे दे, उसके लिए भी वर्ब का प्रथम रूप का प्रयोग करेंगे। बाकी थर्ड पर्सन का जितना भी सिंगुलर आएगा, कोई भी किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु का नाम
ही, शी, इट सबके लिए वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ वर्ब का प्रथम रूप आई लर्न, और क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीखते हैं, तो आई लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अब लफड़ा यही था, एक्सेप्शन यही था, मैं पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूं कि यही दो ऐसा सेंटेंस है, दो ऐसा हमारा टेंस है जहां का अफर्मेटिव, जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए, हमारा क्या है? मैं अंग्रेजी सीखूंगा, यहां से हमारा तमाम वाक्यों में अब हेल्पिंग वर्ब ऐड होना ही होना है। तो आइए मैं क्या लिखूंगा? आई के लिए माय डियर शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई शैल लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। ये हमारा इस वाक्य का अंग्रेजी का फ्रेमिंग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस हो गया। अब है मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तो आई के लिए क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब वॉच। आई वॉज, हमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? चौथा फॉर्म चाहिए। तो आई वॉज लर्निंग, क्या लिख देंगे आप? लिख देंगे इंग्लिश। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट कह रहा मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? एम लेंगे। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है माय डियर मैं अंग्रेजी सीखता रहूंगा, तो आई के लिए आप क्या लिखेंगे? शैल, पहले ही बता चुका हूं। तो आई यहां शैल बी विल भी होता है, तो आई शैल बी। फिर वही वर्ब का चौथा रूप लर्निंग, और इंग्लिश है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश लिख देंगे आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी सीख चुका था, लिया था, यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, कुछ नहीं करना है। आई के साथ हैड, चूंकि केवल हैड ही है, इसमें कोई सेपरेशन का या सिलेक्शन की बात नहीं है। तो आई हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या होगा माय डियर? आई हैड लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं, प्रेजेंट में आ गया, तो आई के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। आई हैव लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी सीख चुका होऊंगा, तो आई के लिए आप लिख देंगे शैल हैव, और फिर वही वर्ब का तीसरा रूप लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट है माय डियर मैं सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, तो आई के लिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब का तो कोई माजरा ही नहीं है, सीधा लिख देना है हैड बीन। और सीखने का माय डियर वर्ब का चौथा रूप लगता है जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लर्निंग, क्या सीख रहा था? इंग्लिश। अब यहां समय भी दिया हुआ है, क्या है? सुबह से। तो सुबह जो है माय डियर, समय को लिखने के पहले, समय को पुट करने के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है फॉर या सिंस। फॉर वैसे टाइमिंग वर्ड के पहले करते हैं जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, जो एक समय के बड़ा अंतराल को या छोटे अंतराल को दिखाता है, ड्यूरेशन को दिखाता हो, उसके लिए फॉर शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम को दिखाएगा, जो एक खास टाइमिंग को दिखाएगा, तो उसके लिए हम सिंस शब्द का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। अब इसी को यदि कहिए कि मैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जो है गुरुजी नहीं समझता हूं, तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो लीजिए। यदि आप पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नहीं समझते हैं तो स्पष्ट जान लीजिए। वैसा टाइमिंग वर्ड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपका प्रीपोजिशन का भी सवाल हो सकता है, टेंस में भी ये चीज आ सकती है, टेंस में भी आपको समस्या ये खड़ी कर सकता है। वैसा कोई टाइमिंग वर्ड जो सिंगुलर ही रहेगा, जिसका प्लूरल संभव नहीं है, उसके लिए हमेशा और हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। वैसे टाइमिंग वर्ड जिसका प्लूरल बन सकता है, प्लूरल हो सकता है, प्लूरल वे में हो सकता है, प्लूरल वे में हो, तो हम उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या है? मॉर्निंग। तो आई हैड बीन लर्निंग, बताइए, तो मॉर्निंग, सुबह, सुबह का प्लूरल बनेगा क्या? सुबह का कोई प्लूरल नहीं होगा माय डियर। तो इस चीज इसलिए लिख देंगे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब यहां है मैं सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो आइए ध्यान दीजिए, मैं सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई के लिए यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना पड़ेगा, हैव बीन। आई हैव बीन क्या कर रहे हैं? वर्ब है हमारा सीखना, चौथा फॉर्म लगा देंगे आप लर्निंग। क्या सीख रहे हैं माय डियर? इंग्लिश सीख रहे हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, अब हमको टाइम डालना है, तो टाइम है सालों से, सालों से ईयर्स, ईयर्स हमारा प्लूरल है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। नेक्स्ट है मैं एक सप्ताह से अंग्रेजी सीखता रहूंगा, तो आई के लिए क्या लगाएंगे? शैल,
तो लगा दिए आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। वर्ब का वही चौथा रूप लर्निंग, क्या लर्न कर रहे हैं? इंग्लिश। टाइमिंग वर्ड हमारा है एक सप्ताह से, तो एक सप्ताह भी हो सकता है, 2 सप्ताह भी हो सकता है, बहुत सप्ताह भी हो सकता है, सप्ताह का प्लूरल हो सकता है वीक सिंगुलर और उसका प्लूरल हो जाएगा वीक्स। तो यहां पे हमें क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे और लिखेंगे फॉर अ वीक, एक सप्ताह से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो 4 और सिंस क्लियर हो गया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाएंगे, जो एग्जैक्ट टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसके लिए सिंस लगाएंगे। दूसरे भाषा में वैसा टाइमिंग वर्ड जिसका प्लूरल संभव नहीं है उसके लिए सिंस लगाएंगे, वैसा टाइमिंग वर्ड जिसका प्लूरल संभव है उसके लिए 4 लगाएंगे। सिंस और 4 जो इंपॉर्टेंट है आपका पूरे टेंस का, जो आपको अच्छा रोल प्ले करता है, जिससे अक्सर मिसिंग या एरर्स दिया जाता है। दूसरा चीज जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन तमाम चीजों में जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, वो यह कि देखिए हमारा इंडिफिनिट एक्शन का तीनों ही एक्शन में, तीनों ही टेंस में जो सेंटेंस बन रहा है माय डियर, एक तरह का बन रहा है। क्या? तो मैं देखिए पास्ट का इंडिफिनिट में भी हमारा वर्ब का दूसरा रूप लगा, पास्ट पर हमारा प्रेजेंट का इंडिफिनिट में वर्ब का पहला रूप लगा, फ्यूचर का इंडिफिनिट में वर्ब का हमारा क्या लगा? पहला रूप लगा। सब में एक तरह का देखिए सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, केवल फ्यूचर में हमारा क्या आ गया? शैल आया। तो मैं बताया हूं कि एक अलग है। अब कंटिन्यूअस में देखते हैं, यहां से बिल्कुल सब और एकदम बिल्कुल एक समान हो जाता है। जैसे कंटिन्यूअस, अब पास्ट का कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, तीनों एक चीज लिखा हुआ है। जैसे आई लर्निंग इंग्लिश, आई लर्निंग इंग्लिश, आई लर्निंग इंग्लिश। अंतर क्या है? फ्यूचर के कंटिन्यूअस में केवल शैल भी जोड़ दिए, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में एम जोड़ दिए, जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इसका रख दिए, पास्ट का कंटिन्यूअस में वाज जोड़ दिए। परफेक्ट का देखिए तो परफेक्ट में तीनों में एक ही लिखा हुआ है, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। अंतर किस चीज का है? हेल्पिंग वर्ब का। मतलब यहां हैड लगा हुआ है, क्योंकि पास्ट का परफेक्ट है तो हैड लग गया, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैव लग गया, फ्यूचर का परफेक्ट है तो शैल हैव या विल हैव, जो ऐसा हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहां भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का तीनों टेंस का हमारा जो है सब एक तरह का है। जैसे आई लर्निंग इंग्लिश सिंस, जो भी टाइमिंग वर्ड है, आई लर्निंग इंग्लिश फॉर, जो टाइमिंग वर्ड है, आई लर्निंग इंग्लिश फॉर, जो भी टाइमिंग वर्ड है। तो मतलब आई लर्निंग इंग्लिश और टाइमिंग वर्ड, आई लर्निंग इंग्लिश और टाइमिंग वर्ड, आई लर्निंग इंग्लिश और टाइमिंग वर्ड। अंतर क्या है? तो डिफरेंस जो है माय डियर वो केवल हेल्पिंग वर्ब का है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन लग गया, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज बीन, हैड बीन, आई के लिए हैव बीन लग गया। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो शैल हैव बीन लग गया। तो अब आप लोग बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि किसी भी हिंदी के वाक्यों को या किसी भी अंग्रेजी के वाक्यों को देखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही कैसे पहचाने। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा और काफी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी, निवेदन होगा कि यदि ये आपको हमारा इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे यदि आप जुड़े हैं तो अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का एक से एक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को माय डियर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक खास निवेदन जो हमारी आप लोगों से गुजारिश होती है कि बीइंग अ स्टूडेंट, यदि आप कुछ और अच्छा कुछ देखना, सुनना, समझना चाहते हैं या यदि आपको कुछ भी आपके मन में चल रहा है वीडियो से संबंधित, उसके कंटेंट से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें माय डियर। कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही हमारी मनोबल को, हमारी उत्साह को बढ़ाती है, हमें उस पर कुछ नया सोचने समझने के लिए इंस्पायर करती है, एनर्जेटिक बनाती है। तो आप कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।